नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोपाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आप सबके सुपरिचित ऋत्विक चट्टोपाध्याय जी। इनका स्वागत करने से पहले बता दें कि बंगाल की टटका खबर हमने 2 दिनों तक उसमें विराम दिया था क्योंकि मैं लगातार यात्रा में था। आज से हम फिर से वही जलवा लेकर आए हैं। बंगाल की टटका खबर यानी हर एक वो मसला जो बंगाल के चुनाव को, बंगाल की जनता को, बंगाल के समाज को, बंगाल के धर्म को प्रभावित करता है, हम उस पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे यूजीसी के नए दिशा निर्देश जो कानून बन चुके हैं बाकायदा इक्विटी को लेकर, उनकी बात करेंगे। क्या उन कानूनों से जो अनारक्षित वर्ग है वह मोहम्मडन समस्या को भूल जाएगा, मुर्शिदाबाद को भूल जाएगा, संदेश खाली को भूल जाएगा? क्या इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और क्या भाजपा खुद कुल्हाड़ी पर कूद गई है? ये पहला सवाल। इसके अलावा बंगाल में जो मोहम्मडन प्रश्न है वो अब पूरे देश में है। टाइगर नाम से आपको क्या लगता है, लेकिन ये मियां जुम्मन निकले। उत्तर प्रदेश में 21 वर्ष की ब्राह्मण युवती का, हिंदू युवती का इन्होंने अपहरण किया। 2 लोग अभी इसमें नामजद हुए हैं, बाकी कार्रवाई चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां शासन लौह दंड से चल रहा है पिछले 8 वर्षों से, वहां केजीएमयू, वहां छांगुर, इन सब का मिलना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सरकार चूंकि सख्त है इसलिए ऐसे कारनामे बार बार निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इनका दुस्साहस, इनकी भीड़ और इनका भीड़ तंत्र देखिए कि ये अभी भी वहां भी कर रहे हैं। बंगाल में ममता बानो क्या करने वाली हैं, बंगाल की राजनीति किस करवट बैठने वाली है, इन सभी पर बात होगी और रोज होगी बंगाल की टटका खबर में। सीधा चलते हैं हमारे विशेष संवाददाता ऋत्विक चट्टोपाध्याय जी के पास। ऋत्विक जी, ऑल योर्स। सबसे पहले व्यालोक भाई, आपको और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। देखिए, टटका खबर तो ये है कि यूजीसी के नियम लागू हो जाने के बाद, उनका उनका नोटिफिकेशन हो जाने के बाद भी बंगाल का जो अभिजात्य वर्ग, या आप लोग कह लीजिए जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो सो रहे हैं जनता पार्टी। अभी आपने कन्वर्जन वाली बहुत अच्छी बात बताई। आप मुझे इतना बता दीजिए व्यालोक भाई, आर्टिकल 25 के रहते हुए ये कन्वर्जन रुक सकता है? आपको लगता है रुकेगा? सरकारों की भी अपनी अपनी सीमाएं हैं, कहां तक आप रोक लेंगे? और यूजीसी को लेकर मैं हैरान हो जाता हूं। बहुत सारे, मैं बार बार उनको छद्म राष्ट्रवादी ही बोलूंगा, बड़े बड़े राष्ट्रवादी, 30 लाख 40 लाख का बेस लेकर और उनके मतलब चमचा ब्रिगेड को लेकर बैठे हुए हैं और खूब उछल रहे हैं कि ये हो गया, सरकार ने वो कर दिया, ये कर दिया, और राजनीति का इस पर ये असर। अरे भाई, हिंदुओं, राष्ट्रवादियों, जरा अपनी निद्रा में जो तल्लीन हो से जाग जाओ। पिछले 70 75 80 वर्षों में तुम पूरी तरह से राजतंत्र पर, राजनीतिक तंत्र पर और सिस्टम पर इतना ज्यादा मतलब भरोसा करने लगे हो कि अपने अंदर के जो, तुम्हारे अंदर जो साहस था, सत्साहस था, उसको तुमने सुषुप्त कर दिया है। बात ये राजनीति की है ही नहीं व्यालोक भाई। हम यहां बैठकर कौन जीतेगा कौन हारेगा का विश्लेषण नहीं करते। वो तो बात की बात है, वो तो कुल्हाड़ी पर पांव मार दिया बीजेपी ने, सबको लग रहा है। लेकिन भाई, ये तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए है। बंगालियों को क्या लगता है, ये जो भद्र लोग हैं, ये जो ड्रेकोनियन कानून आए हैं, ये जो इस तरह के जो नियम बनाए गए हैं, इसका असर इनके बच्चों पर नहीं पड़ेगा? अगर अभी चर्चा नहीं हुई, अगर इन्होंने अभी आंदोलन नहीं किया और बच्चों का साथ नहीं दिया, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये हाईजैक ना हो जाए कुछ देश विरोधी तत्वों के द्वारा। अगर नहीं हाईजैक होता है तो सबका ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि भाई आप उतरिए। हम लोगों का क्या है, हम तो अपना जीवन जी चुके हैं भाई। आपको उतरना ही पड़ेगा, लाठियां खानी पड़ेंगी, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, रोल बैक होना ही पड़ेगा। ये कल मैं अपने भतीजे भतीजियों से कोलकाता में बात करता हूं तो पाता हूं सब प्रतिष्ठित कॉलेजों में पढ़ते हैं,
मैंने उनसे पूछा, भाई यूजीसी के नए नियम लागू हो गए हैं, आप लोगों को पता है? पहले तो मैं मतलब उन लोगों ने मुझसे पूछा, अब बताइए बच्चों को ये भी नहीं मालूम है कि यूजीसी की के दिशा निर्देश या उसके परिधि के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं। बोले वो क्या है चाचा जी? मैंने अपना माथा पीट लिया, इतने सो रहे हैं लोग कि वोट बैंक के चक्कर में और अपना इलेक्शन जीतने के चक्कर में सरकारें जो है पिछले 80 साल से हम लोग को अभिमन्यु बनाए हुए हैं। आप देख लीजिए, उसका असर देखिए आप। मेरठ के एक मजिस्ट्रेट ने, सॉरी मेरठ कह रहा, बरेली के मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया। कल 11 बीजेपी के किसान यूनियन के लीडर्स ने इस्तीफा दे दिया। एक और बीजेपी के लीडर ने इस्तीफा दे दिया, और बिल्कुल सही दिया है। ऊपर से तुर्रा देखिए निशिकांत दुबे का, वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे भाई, आपको बच्चों का, अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है? आप कितनी बार इस बाबत बोल चुके हो? जो सचमुच में राष्ट्र से प्रेम करते हैं वो कितनी बार इस बात को बोले? जैसे वीरेंद्र गुरुजी कितनी बार बोल रहे हैं, नितिन शुक्ला गुरुजी कितनी बार बोल चुके हैं। कानों में जू तक नहीं रही है इन लोगों की, और वहां पर सो रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे कि वो कॉलेज में, ये कॉलेज में 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में चर्चा हो रही, लेकिन वो बाहर आ कहां रहे हैं? और वहां की जो उन्हीं के भद्र लोग जो उनके साथ एकदम एकजुट होकर खड़े हुए हैं दीदी के साथ, वही भद्र लोग के बच्चे का सड़क पर उतरेंगे तो वो होने देंगे आंदोलन? दीदी होने देगी? ये यक्ष प्रश्न है। तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा कि ये जो चीज आ रही है ना, कि जरा सी भी किसी ने अगर सपने में भी सोते हुए, वो जो आरक्षित वर्ग है उसके किसी बच्चे ने अगर किसी अनारक्षित वर्ग के बच्चे के ऊपर आरोप लगा दिया तो समझ लो क्या होगा। तो फिर उनको डर लगा, बोले अच्छा चाचा हम पढ़ेंगे इसको। पढ़ो अच्छे से, लेकिन क्या करें, इनकी बौद्धिक कुशलता, बौद्धिक क्षमता में बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जी नहीं नहीं, आप सेंटेंस पूरा करें प्लीज। ऐसे करेंगे तो फिर दर्शक मुझे दौड़ा लेते हैं कि आप बोलने नहीं देते हैं। जी प्लीज। मैं अभी की बात कर रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मैं संघ के जो आज के जो लोग हैं उनकी बौद्धिक क्षमता और उनकी बौद्धिक जो उनकी गहराई है उसके ऊपर मुझे तरस आता है। ठीक, उनको समझ तरस नहीं आता आता है। ठीक, तरस आता है, उनको समझ नहीं आता। और अभी की पूरी विवेचना आपने की। एक छोटा सा राजनीतिक नुक्ता मैं लगाने जा रहा हूं। आपने अग्निहोत्री की बात की, उधर एक मध्य प्रदेश में अनिल मिश्र एडवोकेट काफी बड़े हुए हैं, अचानक से चर्चा में आए हैं और कुछ नेता बनने की दिशा में अग्रसर भी हैं। लेकिन वो जाके अविमुक्तेश्वरानंद जैसे खल के साथ खड़े हो गए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद कौन है, क्या करता है, मैं कई बार बोल चुका हूं। और देखिए साहब, मेरे लिए हिंदू संत की एक ही परिभाषा है, वह तृणवत होगा, वह विनम्रता में देवताओं को मात दे देगा। और जिस किसी पुरुष में, नारी में यह नहीं है, वह कभी भी हिंदू संत या साध्वी नहीं हो सकता। इतनी सरल सीधी सी परिभाषा है। और अविमुक्तेश्वरानंद को अगर इस कसौटी पर मैं कसता हूं तो वह मुझे खल ही दिखता है, वह मुझे भाट ही दिखता है, वह मुझे चारण ही दिखता है कांग्रेस लीग का। क्या ऐसी संभावना है कि अचानक से योगी को हिंदू विरोधी, अब इस बात को कहते हुए भी मुझे हंसी आ रही है, योगी को हिंदू विरोधी साबित कर दिया जाए, मोदी को हिंदू विरोधी साबित कर दिया जाए? कहीं हम विपक्ष के इसमें फंसने तो नहीं जा रहे हैं? ठीक है, यूजीसी का मामला अलग है और उस पर हमने पूरा विरोध किया, लेकिन संदेश खाली का क्या, बर्दवान का क्या, मुर्शिदाबाद का क्या, उत्तर प्रदेश के केजीएमयू का क्या, उत्तर प्रदेश के रिजवान का क्या, उत्तर प्रदेश के छांगुर का क्या? छांगुर जो इनका जिहादी मौलाना था जिसका नेटवर्क इतना पकड़ा गया। संभल का क्या, मौलाना तौकीर का क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर एक ऐसी हवा चलाई जा रही है कि इनका अपमान हो गया, फलाने का अपमान हो गया, और उस बहाने अनारक्षित वर्ग को एक जगह लाकर और ये
मैं उस दिन की कल्पना से भी डरता हूं जिस दिन राहुल विंची इस देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा। इस प्रश्न को कैसे देखा जाए बंधु? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो अनारक्षित वर्ग के बच्चे हैं हमारे आपके, या हम सब, हम सताए हुए हैं नेताओं के और विभिन्न सरकारों के, लेकिन हम मूर्ख नहीं है। हमको पता है, और आपको भी मतलब भूतकाल का पता होगा कि ऐसे अनिल मिश्र जी जैसे लोगों को अगर जनता ने सर पे चढ़ाया है, लेकिन उनके सर पे अगर नेता बनने का भूत सवार हुआ है वो गलत कारणों से, तो उनका नेता ने क्या क्या हासिल किया है, किस तरह से धरातल पर लाभ पटका है उनको। तो नेता मूर्ख नहीं है। मुझे राजेश खन्ना का एक गाना याद आता है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, आज से 52 साल पहले का वो गाना है। तो जनता सब जानती है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। आप खुद सोचिए, अभी मुक्तेश्वरानंद उधर बैठे हुए धरना कर रहे हैं, कांची ये पुरी के जो शंकराचार्य जी हैं चुपचाप गए अपने अपने, वो तो बेचारे चल भी नहीं पाते, अपने भक्तों के साथ गए व्हील चेयर में, और उसके बाद वहां पर उनके उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने उनको स्नान करवाया। और जब बाद में संवाददाताओं ने पूछा, उनको बहुत लोग पूछते हैं, बड़े वंदनीय है, उन्होंने कहा कि बात उसकी है ही नहीं, बात तामझाम के लिए उनको रोका गया, स्नान से नहीं रोका गया। तो वो एक तरह से जो ये इसके पीछे कौन है, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, वो पीडीए शिरोमणि है उसके पीछे। तो पीडीए वाले कर रहे हैं इस चीज को क्योंकि उनको ओवैसी वाला आता हुआ खतरा दिखाई दे रहा है, और ऊपर से एकदम से मायावती जी भी एकदम से एक्टिव हो गई हैं। तो ओवैसी वाला खतरा तो दिख रहा है, क्योंकि सीमांचल में लगातार 6 सीटें जीतना, और उसके बाद वो बंगाल जा रहे हैं, और ओवैसी ने एक जुमला बोल दिया ना कि मुसलमान दरी बिछाएगा, और भर भर के वहां पर मुसलमानों ने उनको महाराष्ट्र में भी कॉर्पोरेशन के चुनाव में सीट दी है। तो ये खतरा उनको दिख रहा है कि कहीं अगर इनका, ओवैसी का और मायावती का कहीं अगर गठबंधन हो गया, अब तो खैर स्थापित मीडिया और कुछ ट्विटर के हैंडल्स बोलते हैं कि ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच में गठबंधन हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि ओवैसी बोलेगा मुझे हमारा मुख्यमंत्री हमको मुसलमान चाहिए। नहीं उसके नहीं ऊपर नहीं 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 नहीं, ओवैसी और टोटी जादव, टोटी चोर टीपू जादव की बातचीत हुई है। ओवैसी का सीधा कहना है महाराष्ट्र के चुनाव से उत्साहित होकर कि 50 सीटें उत्तर प्रदेश में और एक डिप्टी सीएम जो मोहम्मडन हो, इसकी घोषणा करो। और हो सकता है मौलाना मुलायम का खून है तो टीपू जादव ये भी कर सकता है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो कर सकता है। मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र में मुंब्रा में जिस तरह 22 वर्ष की उस हसन शेख या क्या नाम है उसका कॉर्पोरेटर ने जो पहले कहा कि पूरा ग्रीन कर देंगे, फिर जब बैकलैश हुआ तो कह रही है कैसा हराया। ये सारी बातें हैं, राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है और सबको सत्ता चाहिए। मायावती सक्रिय हो गई हैं, हालांकि मायावती के बारे में मैं ये बात बहुत पहले से कहता रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि मायावती ने देश हित के साथ कभी भी उल्टे सीधे बयान नहीं दिए, कभी भी देशघाती कदम नहीं उठाए। उनकी जो भी राजनीति रही उन्होंने जाति के आधार पर अपना किया, उनके यहाँ से नारे लगे तिरक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये सारी बातें हुई, लेकिन राष्ट्र के साथ उन्होंने घात नहीं किया। ये एकमात्र बेसिक अंतर है। तो अब आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स का समय आ गया, इन सब को एक जगह ले आइए और बंगाल के चुनाव पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लें। आपको क्या लगता है कि बंगाल के चुनाव पर एक बार फिर हिंदू खेमों में बढ़ जाएगा या उसको अपना लक्ष्य याद रहेगा, शत्रुबोध उसको होता होगा? जी देखिए, खेमों में तो बटा हुआ है, खेमों में तो हिंदू बटा हुआ है, पहले से ही बटा हुआ है। भद्रलोक को तो कोई सुध ही नहीं है ना। कल जब मैंने अपने भतीजों को बताया जो बड़े प्रतिष्ठित कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनको पता है, तब जाके उनको ज्ञान हुआ। नहीं तो वो ऐसे हैं कि वो आज भी, जबकि वो उनमें से कुछ लोग तो संघ के साथ भी अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वो मदर टेरेसा बनने की राह में चल रही है वो लोग। मैंने कहा तुम लोगों को एक किताब है, मैंने 3 किताबें लिखी हैं। एक व्यक्ति है उनका नाम है अरूप चट्टोपाध्याय, डॉक्टर अरूप चट्टोपाध्याय, वो यूरोप में रहते हैं,
और वो धुर उसी विचारधारा के, सेकुलर विचारधारा के व्यक्ति हैं। उनका नरेंद्र मोदी जी से या भाजपा से या संघ से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने एक बंगाली में किताब लिखी थी मदर टेरेसा के ऊपर खुलासा करते हुए, कि उसका नाम था मुखोशेर आड़ाले, यानी मुखौटे के पीछे, और 2 अंग्रेजी में किताब लिखी थी, मदर टेरेसा द अनटोल्ड स्टोरी, मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट, जिसके ऊपर ब्रिटिश एक बहुत बड़े आप समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर, उनका नाम क्रिस्टोफर हिचकिंस है। उन्होंने उसी किताबों पर आधारित अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसका टाइटल था द हेल्स एंजल, यानी नरक की देवी। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग सब ये डॉक्यूमेंट्री भी देख लो, अवेलेबल है रेडली यूट्यूब पे, और उनसे मैंने ये भी कहा कि किताबें लेकर पढ़ना शुरू कर दो, कॉलेज स्ट्रीट में मिल जाएंगे तुम लोग। तो ये तो आलम है सुक्ति का इनका। दूसरी चीज ये है कि इतनी जल्दी हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो मेरा एक और मुझे अपना भैया भैया कहता है, एक दिन फोन करके बोलता है, भैया दादा तुम्हें देख ले की बोले क्या, वो बरखा दत्त और ये स्वाति चतुर्वेदी केमनी करे कि बोले आरफा खाना में। अरे यार, तुम लोग कभी जिंदगी में ये वामपंथियों की जो सोच है, वो इसमें भी उनके पीछे वही चीज है भैया। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं। वो लोग बड़े चालाक चतुर हैं, चाहे वो स्वाति चतुर्वेदी हो, बरखा दत्त हो। तुम लोग पॉडकास्ट लेकर लालोट हुए जा रहे हो। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को मैं देख रहा हूं, जिनकी बातचीत हम अक्सर करते रहते। बरखा दत्त जी ने जो कमाल कर दिया, इस बार का जो महीने का मेरा जो भी रेवेन्यू आएगा, मैं आधा उनको दे दूंगा। देखो, वाह 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 वाह, वो अपनी ही लाइन पकड़ के चल रही है। वो पूरी तरह से वामपंथी ही लाइन लेकर चल रही है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। उसके बावजूद मैं ये कहता हूं ऋतिक भाई, वो पूरी बदल गई है, लेकिन 26/11 को उसने लाइव शो करके जिस तरह पाकिस्तान की मदद की, साहब कोई दूसरा देश होगा तो उसको सूली पर टांग देता। सीधा उसने देशद्रोह किया था, चाहे वो करगिल में हो, चाहे वो 26/11 के हमले में हो। और यहां उसको पद्मश्री और पद्म भूषण दिया जा रहा है। ये देश है कि भटियार खाना है? क्या बना के रख दिया है हमने इसको। और आज भी ये लोग, आज भी, अभी भी 11 वर्षों के बाद भी, जब पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, दीज मोरॉन्स आर ब्लडी ओपिनियन मेकर्स, दीज मोरॉन्स आर ब्लडी इन्फ्लुएंसर्स। तो सोचने की हमारी और आपकी जरूरत है। जेन जी यानी नई पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। हमारी गलती है, हमने आपको संस्कार नहीं दिए, हमने आपको आपकी ऐतिहासिक विरासतों के बारे में नहीं बताया, है हमारी गलती, स्वीकारा। लेकिन अब उस गलती को दुरुस्त करने का समय आ गया है। टेरेसा वॉज अ बारबरिक हेट मॉन्गर, जो धर्मांतरण को हरेक कदम पर बढ़ावा देती थी, जिसने अपने रोगियों को दवा तक नहीं दी, क्योंकि ईसा की करुणा उसको ठीक कर देगी। करोड़ों रुपए जिसने डकार लिए, जिसने करोड़ों हिंदुओं को, हजारों हिंदुओं को धर्मांतरित कर दिया। ये सोचना पड़ेगा और बंगाल को इस सोच की शुरुआत करनी पड़ेगी। हम लोग बंगाल भी आएंगे और बंगाल में जिस सरकारों के साथ जो हो रहा है, इसके बावजूद आएंगे और छाती खुली करके आएंगे। देखते हैं कि इस बार कितना मजा आ रहा है। दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल इतना ही। व्यालोक वाणी पर बने रहिए और अपना स्नेह और प्रेम इसी प्रकार हम पर लुटाते रहिए। हमें बड़ा अच्छा लगता है आपकी स्नेह की वर्षा में भींगना। इसके साथ बंगाल की टटका खबर जारी रहेगी जब तक वहां चुनाव नहीं हो जाते। हम फील्ड में भी जाएंगे, हम फील्ड पर भी उतरेंगे। तो बंगाल के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देश की, राष्ट्र की समस्याओं पर बात करने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ। और हर एक रविवार को हम लोग महाभारत पर एक एपिसोड करते हैं, यानी वो केवल पूरी कथा बताते हैं। महाभारत के अभी तक हमने 20 एपिसोड किए हैं, जिसमें करीबन पहला जो पर्व चल रहा है, आदि पर्व ही अभी शुरू ही हुआ है।
और आप महाभारत अगर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या लेखनी है और क्यों वेद व्यास ने कहा था यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो पूरी दुनिया में पूरे विश्व में कहीं है वो महाभारत में है। फिलहाल एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।